नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। मोदी 2.0 का पहला साल, लेकिन इस साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो देश में शायद पहले कभी नहीं हुआ। चाहे वो अनुच्छेद 370 हटाने की बात हो, चाहे वो राम मंदिर के लिए रास्ता बनने की बात हो, या फिर सबसे बड़ा संकट जो इस वक्त देश झेल रहा है, कोरोना संकट, उसके सामने आकर खड़े हो जाने की बात हो। मोदी सरकार ने इस एक साल में क्या क्या हासिल किया, क्या क्या हासिल करना बाकी है, और कोरोना के इस संकट से कैसे मोदी सरकार जीत दर्ज करेगी, इस पर बात करने के लिए मोदी सरकार के मंत्री लगातार आज दिन भर इंडिया टीवी पर जुड़ेंगे। और इस वक्त देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। धन्यवाद सर। चूंकि मैं बिहार से हूं और आप भी बिहार से हैं और बिहार के लोगों के दिलों में बसते हैं, इसलिए पहला सवाल आपसे यही है कि रउआ ठीक बानू, कोनो दिक्कत तो नहीं खे, कोरोना के लक्षण तो नहीं खे? नाम ठीक बानी, लेकिन दिल में पीड़ा बा कि सब लोग, देश के लोग ठीक रहे, हमारे बिहार के लोग ठीक रहे, हमारे प्रवासी मजदूर जल्दी घर पहुंच जाओ, एक कोशिश बा। अच्छा सर, इस पर मैं बात करूंगा कोरोना संकट को लेकर, लेकिन मैं पहले चाहता हूं आप थोड़ा अगर बता सके दर्शकों के लिए कि जब आप दूसरी बार ये चुनाव जीत कर आए और बड़े मैंडेट से आए, पहले से बड़े मैंडेट से आए, तो आपने इस पहले साल के लिए बहुत कुछ सोचा होगा। उस सोच में चूंकि ये कोरोना संकट भी आ गया, कितना कुछ अभी अधूरा रह गया और कितना कुछ हासिल कर पाया? मुझे आप 2 मिनट वक्त दीजिए। 14 में मोदी जी की ऐतिहासिक जीत हुई थी। भाजपा को स्वयं 30 साल के बाद यह बहुमत मिला था, एक पार्टी को। और 19 में दूसरी बड़ी क्रांति हुई कि परफॉर्मेंस के आधार पर, काम के आधार पर देश की जनता ने दोबारा जिताया मोदी जी को अधिक बड़े बहुमत से। ये देश की राजनीति में 60 साल के बाद हुआ, जब नेहरू जी का समय था। 84 में कांग्रेस की विजय इंदिरा गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के कारण हुई थी। तो शुद्ध काम के आधार पर, राष्ट्रीय स्तर पर आप दोबारा जीते, बड़ी बात हुई। ये क्यों हुआ? ये समावेशी भारत के कार्यक्रम, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, हर गांव में बिजली की बात हो, और भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो उरी हो, तो गरीबों हो या किसान हो, लोगों ने देखा कि मोदी जी देश के लिए काम करते हैं। और उनके खिलाफ किस तरह की शर्मनाक अभियान गया था 2019 में, आपने देखा। आप वरीय पत्रकार हैं, आप जानते हैं, देश ने उसको प्रतिकार किया। हम आए तो हमने क्या किया? पहला काम किया, 370 खत्म कर दिया, जिसको लेकर देश कितने दिनों से पीड़ा झेल रहा था। 3 तलाक, कितनी चर्चा हो रही थी, न हिले न झुके, 3 तलाक का बिल पास कर दिया। आज मैं आपको एक बात कहता हूं, सीए पर इतनी चर्चा हुई, एनपीआर पर इतनी चर्चा हुई। अगर एनपीआर का काम ठीक से करने दिया गया होता, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, तो जो माइग्रेंट वर्कर हैं, इनका पूरा एक अच्छा डाटा बन पाता कि नहीं बन पाता? आप मुझे बताइए, कौन कहां पर है? तो मोदी जी की सरकार देश हित में काम करती है और करेगी। बाकी हम लोगों ने जो किसानों के लिए काम किया, उनको जो मानधन दिया, पहले वो छोटे किसानों को था, सबको दे दिया, श्रमिकों के लिए दिया, व्यापारियों के लिए दिया, ये सब आपने देखा है। मैं डिजिटल इंडिया को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और भी बहुत ओपन सोर्स का काम किया है, बाकी काम किया है। और जब आप आगे सवाल पूछेंगे तो हम लोग कोविड में 2 बड़ी बातें तो कही जाती है संकट काल में भी। सिर्फ एक बात आपको बता दूं। जी। दो बड़ी बातें कही जाती हैं, तो इसको बताना जरूरी है। अच्छा, आप बोल लीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। अच्छा, हाँ, हमने डिजिटल इंडिया में जैम की बात की थी, जनधन आधार मोबाइल। भारत की आबादी में 121 करोड़ मोबाइल, 126 करोड़ आधार, 37 करोड़ गरीबों का जनधन अकाउंट। हमने तीनों को जोड़ा और उनके राशन की सब्सिडी, गैस की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट, वेलफेयर मेजर, स्कॉलरशिप, ये सब उनके अकाउंट पे भेजना शुरू किया। हमने 11 लाख करोड़ रुपया भेजा है और 1,70,000 करोड़ बचाया, जो बिचौलिए फर्जी वाले खा जाया करते थे। अभी हमने कैसे उपयोग किया कोविड में? प्रधानमंत्री के 1,70,000 करोड़ के पैकेज का लगभग 53,000 करोड़ अपनी माताओं के लिए, 520 करोड़ लोगों के लिए, बाकी के लिए वो सीधा उनके अकाउंट पे भेजा है। और हमारा पोस्टल विभाग का डाकिया गांव-गांव जाकर उसको पहुंचाता है।
बायोमेट्रिक से लगभग 15, जहां बैंक भी नहीं है, एटीएम भी नहीं है, 1500 करोड़ रुपया पहुंचाया है। तो इस तरह से काम करते हैं तो बदलाव का असर दिखाई पड़ता है। सर, इसमें एक बात तो है कि अगर जनधन खाते ना होते तो आज जब संकट की इस घड़ी में पैसा भेजना था तो कैसे जाता, ये आज लोगों को समझ में आ रहा है। और डिजिटल इंडिया ना होता तो जब लोग पैसे के लिए एक दूसरे से संपर्क नहीं करना चाहते, नोट को छूना नहीं चाहते, तो वो ट्रांजैक्शन कैसे होते जो इतने इस वक्त में हो पाए हैं। ये दो उपलब्धियां तो रही हैं सर। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ये पूछती है कि आप कोरोना के संकट को ठीक से टैकल नहीं कर पाए। ना तो आपने सही समय पर लॉकडाउन लगाया, ना अब आप सही समय पर इसको खोल रहे हैं जब केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए, राहुल गांधी लॉकडाउन का शुरू से विरोध कर रहे हैं। याद करिए, जब मोदी जी ने डॉक्टरों के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए, नर्सेज के लिए, आप मीडिया वालों के लिए, पुलिस वालों के लिए देश से कहा था कि उनके लिए ताली बजाओ, घंटी बजाओ, तो राहुल गांधी ने कहा ताली बजाने से क्या होता है। उनके ट्वीट्स हैं, मैं प्रेस कर चुका हूं 2 दिन पहले इस पर। आज पूरी दुनिया डॉक्टरों के लिए ताली बजा रही है, नर्सेज के लिए। जब मोदी जी ने कहा कि सारे लोग घर पे दीपक जलाएंगे तो गरीबों ने भी दीपक जलाए देश की ऊर्जा के लिए, इन्होंने उसका विरोध किया। अब राहुल गांधी को अगर लॉकडाउन से नफरत थी तो उनके मुख्यमंत्री उनकी बात क्यों नहीं सुनते। अमरिंदर सिंह ने तो उसको कर्फ्यू लगा दिया था, उसको एक्सटेंड कर दिया था, गलत नहीं किया था। राजस्थान ने कर दिया था, महाराष्ट्र ने किया था। तो क्या राहुल गांधी की बात उनके मुख्यमंत्री नहीं मानते, या उनकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते। राहुल गांधी कोई विकल्प लेके आप आते, अब करें लॉकडाउन, आप खोल रहे हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ 5 बार मीटिंग की है और उनको साफ साफ कहा कि आप पर हम छोड़ते हैं उनके आग्रह पर। आज प्रदेश सरकार तय करेगी कहां लॉकडाउन उठेगा, क्या रेड एरिया होगा, क्या ग्रीन एरिया होगा। तो इससे उनको क्या परेशानी है भाई, सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना। तभी मैंने कहा था देश के संकल्प को राहुल गांधी कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर, वो तो ये कहते हैं कि हम आलोचना नहीं कर रहे, सिर्फ हम तो मदद करना चाहते हैं। सोनिया गांधी मजदूरों की ट्रेन का किराया मुफ्त में देना चाहती हैं, सारा खर्चा उठाना चाहती हैं। प्रियंका गांधी बसेस भेज देना चाहती हैं। आप ही लोग उस मदद के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे जवाब दीजिए इसका। अगर कांग्रेस 37 प्रदेशों में, भाजपा उनके बॉर्डर पर 1000 बस लगा दें, यही होता है, क्षमा करिए, ड्रामेबाजी। अरे भाई, आपको कहिए, मैं सहयोग करने को तैयार हूं, एक रास्ता होता है ना। आप मुझे ये बताइए, आपने कहा ट्रेन की बात की, मुख्यमंत्रियों ने आग्रह किया कि बस की तुलना में ट्रेन से भेजिए। तो आज देखिए 3500 ट्रेन से हमारे प्रवासी मजदूरों को भेजा गया कि नहीं भेजा गया। और जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी देना चाहती है पैसा, तो आप जरा मुझे एक चीज बताइए श्रीमान, राजस्थान की सरकार ने बिहार से करोड़ रुपए क्यों मांगे, जो सुशील मोदी ने कहा है बस का। योगी जी की सरकार से 36 लाख रुपया क्यों वसूला गया। ये क्या हो रहा है। आप बिल भेज रहे हैं इसलिए वो कह रहे हैं हम पैसा दे रहे हैं। आज के दिन आपने कहा था पैसा देंगे इसलिए वो बिल भेज रहे हैं। मैं राजनीति नहीं करना। देखिए, फिर मैं कहना चाहता हूं, अच्छा होता कि राहुल गांधी ये कहते कि मैंने अपने मुख्यमंत्रियों को कहा है कि पैसा न लिया जाए। चलिए, अब मैं ज्यादा चर्चा उनकी क्या करूं। अच्छा, लेकिन सर, इस वक्त एक सवाल ये भी उठा, जब प्रियंका गांधी ने कहा कि हम बसेस भेजेंगे, योगी सरकार ने उन बसेस की छानबीन की, देखा कि उस लिस्ट में गड़बड़ी है, कुछ बसेस ठीक नहीं है। लेकिन एक सवाल लोग पूछ रहे हैं, जो बसेस ठीक थी, 300, 400, 200, 10 ही थी, उन ठीक बसेस का भी इस्तेमाल तो आपने नहीं किया। और श्रीमान जी, प्रियंका गांधी का जवाब देने के लिए यूपी सरकार है ना, वो दे चुकी है ना कि कहीं पास नहीं है, किसकी वैलिडिटी नहीं है, तो जाकर के उस पर कार्रवाई कराएं, लोगों को ले जाकर के लंबी लंबी यात्रा में। कोई ट्रक है तो कोई मोटरसाइकिल है, तो यही काम करें क्या। इसलिए अब वो उनका कहना है ना। अब और मुझे आपसे एक चीज आज ये भी बता दीजिए कि मुझे सोनिया जी का भी जवाब देना है, मुझे राहुल गांधी का भी जवाब देना है,
मुझे प्रियंका गांधी का भी जवाब देना है। तो आपने मुझे बुलाया है हमारी सरकार के 1 साल पर पूरा होने के चर्चा करने के लिए, तो आप मुझे यह भी बता दीजिए कि मुझे गांधी परिवार के और कितनों का जवाब देना है। नहीं सर, अभी एक और नाम है जिनके सवाल का जवाब आपको देना चाहिए, वो है ममता बनर्जी, जो आर्थिक पैकेज को 0 बता रही हैं। देखिए, मेरा खाली कहना यह है, ममता जी पर मैं क्या बोलूं। वो इतनी बड़ी नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, संघर्ष से भी आई हैं, लेकिन कभी उस बात का विचार करती हैं कि बंगाल में कोरोना की लड़ाई में वो क्या कर रही हैं? क्या सच्चाई वो सामने आ रही है क्या? ये बहुत बड़े सवाल है, इस पर चर्चा हो चुकी है कि भारत सरकार को भी कहना पड़ा कि आपके यहां सच्चाई नहीं आ रही है, तो बाद में फिर उनके यहां कुछ आंकड़े को बदला गया। आज भारत सरकार सबको सहयोग करने को तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री उनके एक आग्रह पर चले गए, तूफान पर दौरा करने, सहयोग करने, सेना चली गई। मैं बीएसएनएल वहां ठीक ठाक काम करे, उसमें मैं मॉनिटरिंग करता हूं। अब पेड़ गिरे हुए हैं, पावर नहीं, उनकी दिक्कत है। हमने कहा लोगों से बात करो। तो इस तरह से अब 20 लाख करोड़ भारत के इतिहास में सबसे बड़ा पैकेज रहा है। अब उसको इस तरह से बात करना किसानों के लिए, एमएसएमई के लिए। अब कभी आपने सोचा था कि 3 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा एमएसएमई पर, उनका डेफिनेशन बदला जाएगा, भारत सरकार बैंक की गारंटी लेगी। लगभग 3 लाख करोड़ का पैकेज हमारे किसानों के लिए है। आप सब बातों की चर्चा हो चुकी है। लेकिन सर, इस पर आरोप यह है कि ये जो पैकेज दिया गया, इसमें आपने सबको कर्ज दे दिया। सरकार ने अपने अकाउंट से निकालकर कुछ नहीं दिया। आरबीआई ने जो किया आपने उसको भी बता दिया। आपने बैंकों से कहा तुम कर्ज दे दो। लोग ये कह रहे हैं कि आपने अपने खाते में से निकाल के क्यों नहीं दिया लोगों को? सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर जो राहुल गांधी कांग्रेस कहती है 7,500 10,000, वो क्यों नहीं किया? आप मुझे ये बताइए कि निर्मला जी ने 5 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा जोड़ के बताया कि नहीं बताया? 74,000 करोड़ का एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का किसानों का खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया? किसानों के 2 लाख करोड़ के जो लोन थे उसकी पूरी अदायगी को रोका गया कि नहीं रोका गया? 3-4 महीने आप मुझे बताइए। इंटरेस्ट का सपोर्ट दिया गया कि नहीं दिया गया? अब आपने कहा कि उद्यमी नहीं चाहते हैं फ्री घाटा, वो चाहते हैं कि हमारी लोन मिले, हमसे गारंटी ना मांगी जाए जमीन की, बाकी सरकार देगी और देने को तैयार है। तो अब राहुल गांधी के जो पूरा उनका सिस्टम रहा है कि 60,000 करोड़ का लोन माफ किया, और उसकी क्या क्या कहानी हुई आपको ही मालूम है। हम लोगों ने तो काफी कुछ काम किया पहले लोन माफी का, बाकी किया कि नहीं किया? लेकिन हम एक एक लोगों को मजबूत भी करना चाहते हैं। खड़े हो, सरकार तुम्हारे पीछे खड़ी है। वो तो ये भी कहते हैं सर, आप जिस मनरेगा को ये कहते थे कि हम ढोल पीट पीट के दुनिया को दिखाएंगे कि कितना बड़ा फेलियर है, आज उसी मनरेगा में आप ज्यादा पैसा डाल रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमने उसको सुधारा है, हमने उसमें वैल्यू एडिशन क्रिएट किया है। अब आपने अच्छा किया जब सवाल कर दिया, तो मैं आपकी एक बात का जवाब करता हूं। आईटी मिनिस्टर के रूप में आधार को मैं भी देखता हूं। कांग्रेस का आधार निराधार था क्योंकि उसका कोई कानूनी आधार नहीं था। हमने उसको ठीक किया, उसको लॉ पार्लियामेंट से पास कराया, सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को अपहोल्ड किया, और आज डीबीटी में आधार की क्या भूमिका है पूरी दुनिया चर्चा करती है। तो यह है कांग्रेस की सरकार के काम करने का तरीका और हमारा काम करने का तरीका। उनके समय मनरेगा लूट का आधार बना हुआ था, आपको भी मालूम है। मुखिया जी के समय कटिंग फिटिंग सेटिंग कराइए, रजिस्टर में नाम लिख दीजिए और पेमेंट लीजिए। हमने सब बंद कर दिया। सीधा मनरेगा काम करो, डिजिटल तरीके से दिखाओ क्या काम हुआ है और पेमेंट तुम्हारे बैंक में जाएगा। तुम तो अच्छा काम करते हैं भाई। तो उनका काम है खाली बोलना, लेकिन काम को जमीन पर नहीं लाना। हम उसको इंप्रूव करते हैं, ठीक करते हैं, नयापन लाते हैं, इनोवेट करते हैं और देश के विकास में लगाते हैं। सर, अगर देश का विकास हो रहा है और सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया है, लेकिन वो जो मजदूर हम देख रहे हैं सर, पैदल जा रहा है, भूखा सो रहा है, हमारे साथ इंटरव्यूज में कहता है कि उसको खाने के लिए
खाना नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र में हम देखते हैं सर, रोज नियम से ये होता है सर, मैं रोज बुलेटिन में दिखाता हूं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, धूप में बैठे रहते हैं छोटे छोटे बच्चे लेकर। इन मजदूरों की तकलीफ की जिम्मेदारी कौन लेगा सर, केंद्र या राज्य? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, उन मजदूरों के लिए हमको भी पीड़ा है, और वो मजदूर हमारे बिहार से अधिक आते हैं तो और भी पीड़ा है, और उनको लाना चाहिए। क्या हमने 3,500 ट्रेन दिया कि नहीं दिया, मुझे ये बताइए। अब आपने मुंबई का, मैं आपके कार्यक्रम को देखता हूं, बड़ा ही पीड़ादायक कार्यक्रम है। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जब भारत सरकार 140 ट्रेन देने को तैयार है तो आप लिस्ट दीजिए और चढ़ा के ले जाइए जहां ले जाना है, वो तैयार है रेलवे उसके लिए। ये लिस्ट क्यों जरूरी है, इस बात को समझिए, ताकि उसकी स्क्रीनिंग भी होती है, कौन व्यक्ति कहां से आया, उसको उसके गांव भेजना है। और अगर हर जगह लोग चढ़ना शुरू करेंगे तो संक्रमण फैलेगा कि नहीं फैलेगा, मुझे बताइए। हाँ, खाने पीने की जो बात आपने कही, आपने सही कहा, राज्यों को उसमें और करना चाहिए। ये मैं, रेलवे भी अपना कर रही है, राज्यों को भी करना चाहिए, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, माइग्रेंट्स के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है। लगभग 11,000 करोड़ रुपया दिया गया कि नहीं, एनडीआरएफ फंड से किनके लिए व्यवस्था करो स्क्रीनिंग की, बाकी की राज्य सरकारों को। आज उनके लिए 3 महीने का अलग से फ्री राशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। मनरेगा की राशि बढ़ाई गई है और अलग से 40,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। और मैंने अपने पोस्ट मास्टर जनरल्स को कहा है कि उनकी स्किलिंग करो। राज्य सरकार भी स्किलिंग कर रही है। अब आप बिहार से आते हैं तो मुझे, मैं बिहार के सब प्रभारी के रूप में मैं डीएमएसपी से बात करता हूं, रिपोर्ट देता हूं प्रधानमंत्री के विचारार्थ, तो मुझे बताया गया कि 2 जिलों में 2,000 दर्जी पहुंच गए हैं। अभी बहुत बड़ा स्किल सेट है, उसका हम उपयोग करेंगे। सर, उसी बिहार से तस्वीर आती है सर, तो क्वारंटीन सेंटर में खाना नहीं मिल रहा सर, क्वारंटीन सेंटर में ऐसा खाना मिल रहा है कि लोग फेंक दे रहे हैं, कह रहे हैं ये खाने लायक नहीं है। उसी बिहार की तस्वीर ये भी है। नहीं, देखिए, अगर जहां गड़बड़ी है, मैंने भी आपके उस कार्यक्रम को देखा था, मैंने स्वयं पदाधिकारियों से बात की थी, उसको इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन देखिए, आप एक बात समझिए, कोरोना ऐसी चुनौती 100-150 वर्षों में पहली बार आती है। आपको मैं इसका एक दूसरा पक्ष देना चाहता हूं। करोड़ों की संख्या में लोग ग्रसित हैं, उनका मूवमेंट हो रहा है, उनकी चिंता करना, उनकी ट्रेसिंग करना, उनकी स्क्रीनिंग करना, आइसोलेशन करना। एक गांव में अगर 2 पाए गए तो पूरे गांव को आइसोलेट करना, उनको टेस्टिंग में भेजना, खाने की व्यवस्था, ये छोटा काम है क्या? आप मुझे बताइए। देखिए, और इस बात को समझिए कि चाहे वो केंद्र हो या राष्ट्र देश हो, कमोबेश सबों ने अच्छा काम करने की कोशिश की। कुछ कमियां जरूर हैं, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, लेकिन कितने दबाव में वो काम कर रहे हैं और इतने करोड़ों की आबादी को संभाल रहे हैं पिछले 2 महीने से, इसको समझना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में सर एक सवाल जरूर उठता है। कहना चाहूंगा आप। जी, आप बोल लीजिए सर। अच्छा, बताएं। हाँ, बताएं। नहीं, आप बोल लीजिए सर। नहीं, आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। मैं बस यही पूछ रहा था सर कि मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जी, अच्छा आप बताइए, मैं आपकी सवाल पूछूं, बताइए। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं सर कि इसी स्थिति में लोग यही कह रहे हैं कि जब ये सवाल बार बार उठ रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यही मजदूरों को पहले क्यों नहीं बुला लिया गया और फिर लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया? देखिए, आपके सवाल में एक अंतर्विरोध है। अगर आप उनको पहले बुलाए होते, बिना लॉकडाउन करके संक्रमण को रोके बिना भी भारत में संक्रमण सोशल नहीं ना बना है, कंटेजियस नहीं हुआ है ना। 700 जिले हैं भारत में ना लगभग। अभी भी हॉट स्पॉट कितने जिले हैं मुझे बताइए? 25। थोड़ा मैं आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। मौत की संख्या मैंने आपको बता दिया, 4,706 आज तक, जबकि दुनिया के 15 देशों में 3,53,373। भारत की आबादी 137 करोड़ और 15 देशों की आबादी चीन को छोड़कर 142 करोड़। यह फायदा हुआ है। अब उसमें अगर आप 1 महीना लगाते, उनको लाने में 15-20 दिन लगाते, तो कोरोना फैलता जाता। यह समझना चाहिए। ये अब आप एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा।
मैं कानून मंत्री के रूप में और कानून के जानकार के रूप में कहना चाह रहा हूं, हम न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं, न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार है और जो भी वो आदेश देंगे उसका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि न्यायालय के ऊपर एक प्रकार से अवांछनीय टीका करके कुछ लोग जो प्रायोजित तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना उचित है? और इसमें कुछ लोग को छोड़ने तो अधिकांश लोग कौन हैं? बड़े वकील, लेकिन कांग्रेस के हारे हुए नेता भी हैं, जिनका एक एजेंडा भी है, और एक साहब तो भ्रष्टाचार में जेल भी गए हैं। उन्होंने स्वयं क्या काम किया है प्रवासियों के लिए और गरीबों के लिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अपने बड़े बड़े एसी चेंबर में बैठकर इस तरह का प्रायोजित टिप्पणी जो मोदी जी के खिलाफ वो हमेशा से करते रहे हैं, कभी इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक बात जो भी सार्थक निर्देश होगा इस चुनौती भरे समय में उसका पालन कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का तो ये भी कहना है सर कि नरेंद्र मोदी की खुद की पॉपुलैरिटी कम हो गई है इस कोरोना संकट को जैसे डील किया गया। जी, कांग्रेस का ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी की खुद की पॉपुलैरिटी कम हो गई है जिस तरीके से कोरोना संकट को उन्होंने डील किया। अब ऐसा है, अच्छा है कांग्रेस पार्टी मोदी जी की लोकप्रियता को नापे और मापे। एक बार 14 में मापे तो रिजल्ट आपने देख लिया। 19 में मोदी जी पर कितनी शर्मसार टिप्पणियां की वो भी देख लिया। तो उसी प्रकार से वो मोदी जी की लोकप्रियता मापते रहे। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के लिए कांग्रेस का पैमाना नहीं चाहिए, देश के लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और अपने काम से देश के लोगों का आशीर्वाद वो लेते हैं और उनकी टीम उनके पीछे खड़ी होकर काम करती है। और आप ये कह रहे हैं सर आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए, सर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी को वही मैंडेट मिलेगा जो 2019 में मिला? देखिए, मैं आज के दिन में चुनाव की बात नहीं करूंगा, ये सब आपका विषय है। आज एक चुनौती भरा समय है, हमें इसे अवसर में बदलना है। पर आपके इस जवाब में लोग सोचेंगे सर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद आशावादी नेता हैं। आपके इस जवाब को लोग सुनकर सोचेंगे कि कॉन्फिडेंस नहीं है क्या कि वही मैंडेट मिल जाएगा? नहीं, मैं आपके सवाल से मेरी बहुत मैं असहज हूं। आज का समय चुनाव की बात करते हैं क्या? एक साल पहले चुनाव हुआ है, हम 2024 तक जीते हुए हैं। चुनाव होगा फिर जीतेंगे, 10 बार जीतेंगे। लेकिन आपके सवाल का मतलब क्या है इस समय? जबकि देश में चिंता है, तनाव है, हमको ठीक करना है उसको, तो आप चुनाव की बात कर रहे हैं? नहीं, चुनाव अभी होगा भी नहीं सर। मैं बस ये समझना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, आपके इस सवाल का मतलब क्या है? इस कांग्रेस पार्टी जो सवाल पूछ रही है कि सरकार अपनी लोकप्रियता खो रही है, क्या वो विश्वास आप में है कि वो लोकप्रियता बनी हुई है? बस ये पूछ रहा हूं। फिर कह रहा हूं, पूरा विश्वास है। कांग्रेस को फिर हम लोग चित करेंगे। हमें कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। और कृपया करके आप ऐसे सवाल पूछकर कांग्रेस के सवाल को महत्व मत दीजिए। आप एक बड़े पत्रकार हैं और आपका चैनल बड़ा है। अभी देश के लिए हम काम कर रहे हैं, चुनौती वाला समय है, हमें काम करने दीजिए। अच्छा सर, आप इस चुनौती के वक्त में काम कर रहे हैं, भविष्य में भी अभी आपके पास चूंकि 4 साल का और मैंडेट है, काम करना है, तो एक सवाल जो बहुत सारे माँ बाप के मन में है इस वक्त, और आपके पास IT मंत्रालय भी है, टिकटॉक को लेकर माँ बाप बहुत परेशान है सर। उसको लेकर कुछ सोच रही है सरकार क्या कि टिकटॉक बैन हो जाए, उसका जो कंटेंट है उसको फिल्टर करें, छोटे छोटे बच्चे रेप, एसिड अटैक के वीडियोस बन रहे हैं वहां पर, उसको लेकर क्या प्लानिंग है सर? जो चिंता है वो हम लोग की भी चिंता है। उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं, हजारों उनके वीडियो डिलीट कराए गए हैं, बाकी के भी, और आगे भी हम सख्ती करेंगे। आपको इतना ही कहना चाहता हूं। बिल्कुल, उनको भारत में काम करना है तो भारत की संवेदनशीलता को ध्यान रखें। इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है। देखिए, हमारा विभाग इस समय इस अवसर को कैसे उपयोग कर रहा है, क्योंकि रेल अब शुरू हुई है, हवाई जहाज अब शुरू हुआ है, लेकिन हमारा मोबाइल, हमारा IT, हमारा कम्युनिकेशन, हम भारत को एक बहुत ही स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमने देश में आग्रह किया कि भारत का अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बनना चाहिए।
देश के 2000 नौजवान कंपनियों ने, बाकी ने अप्लाई किया, हमने 12 को चुना है। जल्दी हम भारत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी बना देंगे। हमारे संचार विभाग की एक संस्था है सीडॉट, हमने उनसे कहा कि तुम एक बढ़िया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बनाओ। उन्होंने 1 महीने में बनाकर दिखाया और मैंने उससे भारत के सारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से बात की। अब और इसके हम काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, भारत का 85% काम और वर्क फ्रॉम होम से हो रहा है। इसको हम स्थायी करने जा रहे हैं। ई एजुकेशन, ई स्कूल, डिजिटल, आपके टेली मेडिसिन, ये सब भविष्य है। काफी घोषणाएं निर्मला जी ने प्रधानमंत्री के पैकेज के रूप में की हैं, उस पर काम हो रहा है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बहुत आगे बढ़े, हमारी कोशिश है। आपका दफ्तर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है ना जी। जब हमारी सरकार आई थी सिर्फ 2 फैक्ट्री थी मोबाइल की, अब भारत में 268 फैक्ट्री है। आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 97 फैक्ट्री आई है। भारत दुनिया का 2nd सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बना है। अब हमारी आशा है इसको नंबर 1 करने की। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत में एक्सरे मशीन बने, एमआरआई मशीन बने, पैथोलॉजिकल मशीनें बने, इन सबों के लिए हमने बड़े बड़े इंसेंटिव दिए हैं। 50,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, कंपोनेंट में, मोबाइल में, और इसके लिए अलग से दिए हैं। हमारी ये सब योजना है कि भारत के आईटी को आगे बढ़ाएं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाएं, बाकी क्षेत्रों में आगे बढ़ाएं। ये हमारी सोच है और ये कोरोना ने हमें अवसर दिया है जब पूरी दुनिया भारत को आदर के दृष्टिकोण से देख रही है। चलिए, अच्छा है सर कि एक विजन आपके पास है कि कैसे इस मुश्किल वक्त से देश को आगे ले जाना है। सुबह मैं नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने भी बहुत तस्वीर साफ की कि कैसे एमएसएमई सेक्टर हो या इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है। उन्होंने बड़ा बयान दिया कि चाइना में से जो सामान आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की सरकार कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है, ताकि आत्मनिर्भर भारत को बल मिले। तो आप तमाम मंत्रियों को सुनकर लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि इस मुश्किल वक्त से भारत निकल सकता है और निकलने का रोड मैप क्या है। रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। जी जी जी, बोल लीजिए। एक मिनट। भारत निकलेगा, हम होंगे कामयाब, ये हमारा संकल्प है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंत्री सम्मेलन में अभी आप कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे। हमारे साथ जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे जानेंगे कि गांव तक मोदी सरकार ने आपदा को कैसे अवसर में बदला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपके पास आऊं उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक, और ये सिर्फ 100 सेकंड का ब्रेक है। 100 सेकंड के बाद जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव होंगे।